ठीक है, तो ऐसा था ये पार्ट में कि अपन यहाँ पे डिटेक्शन और एस्टिमेशन कर रहे थे अलग अलग एलिमेंट्स का इन अवर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसमें हमने शुरुआत की थी सबसे पहले कार्बन हाइड्रोजन के डिटेक्शन और एस्टिमेशन से। सेकेंड हमने पढ़ा था हाइड्रोजन का एस्टिमेशन डिटेक्शन, जिसमें आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तीनों को डिटेक्ट करा था हमने कैरियस मेथड से। थर्ड मेथड हमने थर्ड चीज पढ़ा था हमने, अच्छा पहले सल्फर पढ़े थे क्या, फिर फास्फोरस था, ओके। सल्फर फोर्थ मेथड था, वो फोर्थ था आपका फोर्थ एलिमेंट फास्फोरस, एंड फिफ्थ प्रोसेस था आपका, फिफ्थ एलिमेंट था आपका नाइट्रोजन, है ना। लगभग इसमें इसमें और इसका डिटेक्शन हमने लेस्लांगेज एक्सट्रैक्ट से किया था, याद आ रहा है, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बना के किया था। और इसमें दो मेथड एस्टिमेशन के पड़े थे, एक डूमास और एक जेल्डाल्स, ठीक है। और सभी में हमने परसेंटेज का एक फॉर्मूला डिराइव किया है, ठीक है, जिससे हम उस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना परसेंट वो एलिमेंट प्रेजेंट है वो निकाल पा रहे हैं, ठीक है। आज लास्ट करेंगे, दैट इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लिख लो हेडिंग, छठवां एलिमेंट है आपका ऑक्सीजन। तो देखिए, इसको डिटेक्ट करने का एज सच कोई मेथड नहीं है, सुन रहे हैं, क्योंकि अकेले ऑक्सीजन कभी प्रेजेंट नहीं होता, या तो वो अल्कोहल के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो एल्डिहाइड, या तो कीटोन, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड, या तो नाइट्रो, इन सब में ऑक्सीजन पाया जाता है, ठीक है। तो जब इन इनका टेस्ट करके अपन पता लगा लेंगे कि ऑक्सीजन है या नहीं। मतलब अगर आपके कंपाउंड में नाइट्रो है मतलब ऑक्सीजन है, अगर आपके कंपाउंड में एल्डिहाइड है यानी आपका कंपाउंड एल्डिहाइड ही है तो उसमें डेफिनेटली ऑक्सीजन होगा। तो इसका कोई अलग मेथड नहीं होता डिटेक्शन का, ठीक है। एस्टिमेशन का मेथड हम देखेंगे, उसमें भी दो तरीके हैं डिफरेंस निकाल करके। इसमें भी अपन ऐसे ही बोलते हैं कि आप एक बार सारे टेस्ट करके देख लो ऑर्गेनिक कंपाउंड पे, उसमें कार्बन हाइड्रोजन है, यस है, क्या उसमें हेलोजन है, तो नहीं है, तो ठीक है, हेलोजन का टेस्ट फेल हो गया, हेलोजन नहीं था। सल्फर है, नहीं है, ठीक है। फास्फोरस है, नहीं है। नाइट्रोजन है, हाँ है, नाइट्रोजन निकला है, ठीक है। पढ़े अपन, अगर इन तीनों का परसेंटेज निकालने के बाद, किन तीनों का, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालने के बाद अगर तीनों 100 नहीं आ रहा है, इसका मतलब ऑक्सीजन है, क्योंकि बाकी और तो नहीं है, ना हाइड्रोजन है, ना सल्फर है, ना फास्फोरस है, तो बचा क्या फिर, ऑक्सीजन। और अगर तीनों को मिला के 100 आ रहा है तो एक अमाइन ग्रुप भी तो होता है, तो फिर अमाइन होगा, नाइट्रो नहीं होगा। दो फंक्शनल ग्रुप है नाइट्रोजन के, अमाइन भी होता है और नाइट्रो भी होता है। तो अगर तीनों को मिला के 100 नहीं आ रहा है मतलब डेफिनेटली जो बचा कुचा परसेंटेज है वो ऑक्सीजन का ही है। तो ऐसे अपन को पता चल जाए कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है। इसको बोलते हैं डिफरेंस मेथड, कि आपने 100 से माइनस करके देखा सारे के परसेंटेज को, अगर कुछ बच रहा है यानी कि उतना परसेंट क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है। चलो इसमें लिखना डिटेक्शन, पहले डिटेक्शन की एक लाइन लिख लेते हैं, कोई मेथड नहीं है बट लिख तो ले कि इसका कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है, ठीक है। पाइथन डाल के लिखना, देयर आर नो डायरेक्ट टेस्ट, देयर आर नो डायरेक्ट टेस्ट available for the detection of oxygen, there are no direct tests available for the detection of oxygen, there are no direct tests available for the detection of oxygen in an organic compound, in an organic compound. Full stop. Its presence can be detected, its presence can be detected, its presence can be detected, its presence can be detected indirectly, indirectly by any of the following methods. Its presence can be detected indirectly
by any of the following methods. By any of the following methods. पहला लिखना first. The compound is tested for the presence of. The compound is tested for the presence of. The compound is tested for the presence of oxygen containing functional groups. For the presence of oxygen containing functional groups. और कौन कौन से हैं वो? Such as bond OH, bond CHO, CO, COOH and nitro NO2. अगर ये लोग प्रेजेंट हैं मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट है. ठीक है, ये पहला तरीका हुआ. दूसरा लिखेंगे. दूसरा तरीका कोई परसेंटेज को ऐड करके, है ना, कि सबके परसेंटेज को ऐड करके 100 से माइनस किए और अगर कुछ बच रहा है, 100 पूरा नहीं आ रहा है, इसका मतलब बचा कुछ ऑक्सीजन. लिखेंगे इफ द सम ऑफ द परसेंटेज if the sum of the percentages of various elements given in the organic compound comes out to be less than 100, comes out to be less than 100, comma, the presence of oxygen is indicated. The presence of oxygen is indicated. The presence of oxygen is indicated. ठीक है, चलिए नेक्स्ट. इसी में डिटेक्शन तो हो गया, एस्टिमेशन देखते हैं. चलिए ऑक्सीजन का एस्टिमेशन कैसे करेंगे. एस्टिमेशन ऑफ ऑक्सीजन. एक तो यही मेथड हो गया जो भी आपने सेकंड पॉइंट लिखा, 100 से माइनस कर दिए ना, डिफरेंस की जो बचेगा वही आपका ऑक्सीजन का परसेंटेज है. ठीक है, तो लिखेंगे percentage of oxygen is equals to 100 minus percentage of all other elements. Percentage of all other elements. एक तरीका ये हुआ. ठीक है, चलिए सेकेंड मेथड भी करेंगे. नीचे लाइन में लिखना alternatively oxygen can be estimated as follows. Alternatively सेकेंड मेथड लिख रहे हैं. एक तो ये तरीका हो गया, alternatively oxygen can be estimated as follows. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे a known mass of an organic compound. यहीं से चालू करते हैं हमारा एस्टिमेशन. एक नोन मास ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर के, जिसको अपन W ग्राम ले लेते हैं हर बार. a known mass of organic compound is decomposed by heating in a stream of nitrogen gas. In a stream of STREAM, stream of nitrogen gas. ऑक्सीजन गैस नहीं लेंगे, हमें पता है हर चीज को कंबशन करने के लिए अपन ऑक्सीजन ही लेते हैं ना, बट यहां बाहर से ऑक्सीजन ले लिए तो हम गड़बड़ हो जाएगा, मतलब एस्टिमेशन बिगड़ जाएगा कि आपने तो ऑक्सीजन बाहर से लिया, तो ये वाला ऑक्सीजन कौन सा ऑक्सीजन है, समझ रहे हैं. तो इसलिए अपन ऑक्सीजन के बिना डिकम्पोज करेंगे, किसके प्रेजेंस में, नाइट्रोजन के प्रेजेंस में. इन द स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन गैस, फुल स्टॉप. द मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स
द मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन होगा तो ऑक्सीजन भी रिमूव हो जाएगा. द मिक्सचर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग ऑक्सीजन thus formed is passed over red hot coke. रेड हॉट कोक मतलब कार्बन. तो कार्बन देखो, कोक भी कार्बन है, कोल भी कार्बन है, चारकोल भी कार्बन है, डायमंड भी कार्बन है और ग्राफाइट भी कार्बन है. ये पांचों कभी भी रिएक्शन के लिए बोले ना कि कोक इज बर्न्ड या ग्राफाइट इज बर्न, तो वहां कार्बन ही लेना है. ये सब कार्बन के अलग अलग टाइप के एलोट्रॉप्स है नेचर में जो प्रेजेंट है. ठीक है. हाँ, क्या लिखे? ओवर रेड हॉट कोक एट 1373 केल्विन. 1373 केल्विन, 1373 केल्विन. हाँ हाँ, उतना ही. तो स्टॉप. when all the oxygen is converted into carbon monoxide, when all the oxygen is converted into carbon monoxide. Full stop. Last step. This mixture is then passed through warm iodine pentoxide. ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखना I2O5. warm iodine pentoxide I2O5. when carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide. इसमें वार्म आयोडीन में, हाँ, तो एक्चुअली आयोडीन की हेल्प से ही या कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से ही अपन ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करने वाले हैं. अपन आते हैं प्रोसेस में, रुक जाओ. क्या लिखे? वार्म आयोडीन पेंटॉक्साइड व्हेन कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू कार्बन डाइऑक्साइड. when carbon monoxide is oxidized to carbon dioxide, liberating iodine. ठीक है. चलो रिएक्शंस लिखते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हेन हीटेड, किसके प्रेजेंस में कर रहे हैं? नाइट्रोजन, स्ट्रीम ऑफ नाइट्रोजन, है ना. तो ऑक्सीजन तो बन ही रहा है, प्लस अदर गैसियस प्रोडक्ट्स भी बन रहे हैं जिनको अभी हमारा कुछ काम नहीं है उनसे, है ना, उसको छोड़ देंगे. प्लस अगला, फिर हमने क्या बोला कि ये जो भी गैसेस बन रही है इनको अपन रेड हॉट कोक से पास कराएंगे. ठीक है. टेम्परेचर इज 1373 केल्विन. कब तक कराना? जब तक कि कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बन जाता. ठीक है. तो बैलेंस करने के लिए आप यहां पे 2 लगा लो और ये 2 हो जाएगा. करेक्ट. ज्यादा ठीक है. अब फिर क्या लिखा नेक्स्ट स्टेप आपने पढ़ो. ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड बना है इसको आप आयोडीन पेंटॉक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज हो जाएगा और ये आयोडीन में रिड्यूस हो जाएगा. सुन रहे हैं क्या? ये आयोडीन में क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा. क्लियर है यहां तक? अभी देखो दोनों रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा ना, ध्यान देना इधर. ये कार्बन मोनोऑक्साइड आपने लिखा कि 2 आ रहा है वहां से, तो यहाँ पे तो 1 ही लिया है हमने. हाँ, दोनों को ओवरऑल बैलेंस करेंगे, लेकिन जितना भी कार्बन मोनोऑक्साइड आ रहा है वो पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है. तो अगर यहां से 2 आ रहा है तो 2 यहां आना चाहिए, राइट. बाकी ऑक्सीजन बैलेंस करो क्या होगा. कितना करना पड़ेगा?
I2F2, ठीक है, फिर कहां पे होगा ना, सबको मतलब पूरा ही ओवरऑल बैलेंस होगा। इधर आप चाहो तो सीओ बढ़ाना, तो सीओ भी बढ़ा सकते हो अगर आपको लग रहा है कि नहीं बढ़ाना पड़ेगा उसको, क्योंकि अगर आपने जैसे यहाँ पे आपने डबल किया ऑक्सीजन को के कारण किया ना, तो उससे आयोडीन भी बढ़ गया, 4 हो गया। तो उससे बेटर आप अगर इधर पे बढ़ाओगे सीओ पे, तो सिर्फ कार्बन पे ही बढ़ेगा ना, आयोडीन नहीं बढ़ेगा। हमको तो ऑक्सीजन ही बढ़ाना था ना वहां पे। तो उसको काम करो, 5 CO, ठीक है, पर ये 5 CO आएगा कहां से, ऊपर से ही आएगा ना। तो ये पूरे को 5 से मल्टीप्लाई करो, ऐसा नहीं बोल सकते ना कि, ठीक है। तो ये 2 हटा देता हूं, ठीक है, अभी के लिए, वरना 10 CO हो जाएगा ना अभी, ठीक है। तो अब 5 CO आ गया यहाँ पे, ठीक है। और क्या करना पड़ेगा, इधर ये 5 लगेगा, ठीक है। और आयोडीन, आयोडीन बैलेंस्ड, ऑक्सीजन 10, कार्बन 5, कार्बन 5, और वो 5 कार्बन मोनोऑक्साइड ऊपर से ही आया है। क्लियर है क्या, ठीक है। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया देखो, अच्छा पहले ये तीनों लिख लो, फिर ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं, देखो। एक सेकंड, अपन ने ये 2 CO तो यहीं के लिए लगाया था ना, है ना, तो उसके कारण तो 10 हो जा रहे हैं फिर। हाँ, इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, समझ रहे हैं क्या। ठीक है, देखो यहाँ टोटल 10 CO हो जाएगा ना, तो ये 10 CO यहाँ आ गया, 5 × 2। और आयोडीन अगर ये 2 हो रहा है, तो आयोडीन यहाँ पे 4, तो यहाँ भी 4 आयोडीन हो जाएगा। और रही बात ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है इस साइड पे देखो, 10 और 10, 20, तो इधर भी 10 × 2, 20, ठीक है। आ रहा समझ में, लिख लिया सारा इक्वेशन तीनों, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, इसका ओवरऑल इक्वेशन लिख रहा हूं ना मैं, दो पूरे तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, 10C होगा, 10C, 2C × 5 इज 10C प्लस, और कितना होगा ऑक्सीजन, 5O2, करेक्ट। और कौन है रिएक्टेंट, ये तो कट गया पूरा, जो 10 CO यहां बना, वो तो 10 CO आपने ले लिया ना, तो CO कैंसिल, अरे हाँ है ना, जो यहां बना वो यूज होके CO2 बन गया, तो CO अपना मत दिखाना, और दिखाओगे भी तो यहां भी दिखाओगे, वहां भी दिखाओगे, तो वैसे भी कैंसिल होने वाला है ना। आप यहाँ पे भी 10 CO दिखाओगे, और प्रोडक्ट साइड में इसके कारण 10 CO दिखाओगे, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो उसको दिखाओ ही मत, ठीक है। और क्या बचा, I2O5, 2I2O5, ओके। प्रोडक्ट साइड में क्या क्या बचा, हाँ ये 10CO2 प्लस 2I2, लिख लो ओवरऑल रिएक्शन, प्लस 2I2। पूरे इक्वेशन को 5/5O2, ठीक, अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं, अपन को ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करना है ना। तो देखो 5 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कहां से आ रहा है, मतलब क्या बना रहा है ये, 10 CO2 और 2I2, इन तीनों को कंपेयर करना, ध्यान देना, अपन को ऑक्सीजन का एस्टिमेशन करना है ना। तो ऑक्सीजन ये जो 5O2 है, ये इक्विवेलेंट है 10 कार्बन डाइऑक्साइड के और 2I2 के। तो आइदर वी कैन एस्टिमेट ऑक्सीजन विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और विद द हेल्प ऑफ आयोडीन, ठीक है। इसको लिखो तीनों को, 5O2, 10CO2 एंड 2I2। अरे नहीं, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इक्विवेलेंट बता रहे हैं कि ये 5O2 इसके कारण 10CO2 बना है, इसके कारण 2I2 बना है।
या फिर अगर आप सबको डिवाइड कर दोगे, है ना, नहीं सिंगल ऑप्शन आ जाएगा, मतलब वैसा कंप्लीट वैसा डिवाइड नहीं होगा जैसे अपन चाह रहे हैं होल नंबर वाला। बट अगर आप चाहो कि मैं चाह रहा हूं कि ये कितने ऑक्सीजन है, 10 ऑक्सीजन है ना, 5 into 2 10 ऑक्सीजन है। अगर पूरे इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, एक ऑक्सीजन एटम के कारण एक कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल बना। अब देखो एक जो ऑक्सीजन और आया ना वो I2O5 से आया है, बट यहां से तो एक ही गया, मतलब उसमें कंट्रीब्यूशन इसका 16 ही है। समझे मैं क्या बोल रहा हूं? इसका बीच में एक डाउट आपने सुना था, क्या बोला उसने कि I2O5 क्यों ले रहे हैं, वहां से तो ऑक्सीजन आ जाएगा। पर आपको लास्ट में दिखेगा कि ये ऑक्सीजन के कारण CO2 बना, बट ये तो सिंगल ऑक्सीजन है। मतलब एस्टिमेशन के वक्त आप क्या बोलोगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, उसमें कंपाउंड से जो ऑक्सीजन आया वो कितना था, 16 ग्राम, बस 32 मत बोलना, क्योंकि बचा हुआ 16 कहां से आया होगा, I2O5 से। समझ आए क्या? और इसी का इक्विवेलेंट आयोडीन कितना होगा, जल्दी बताओ कितना है ये, 5 से थोड़ा डिवाइड किए, 10 से डिवाइड किए, तो 4/10 ना। हाँ नहीं नहीं कितना आएगा, ऐसे डिवाइड बाय में फ्रैक्शन में बता दो ना, 2/5 आएगा कि 1/5 आएगा? 2/5 I2, देखो 2/5, एक सेकेंड, हाँ या तो 1/5 या फिर 1/5 I2, हाँ ठीक है, 1/5 I2 या फिर 2/5 I, ठीक है, 1/5 I2, ठीक है, क्लियर है? अब दोनों में से किसी से भी एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं, ऑक्सीजन का I2 से भी या फिर CO2 से भी, ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट लाइन में लिखना नीचे, by knowing the mass of iodine liberated, by knowing the mass of iodine liberated or CO2 formed, by knowing the mass of iodine liberated or CO2 formed, the percentage of oxygen can be calculated easily by knowing the mass of iodine। या तो अगर आप आयोडीन पता कर लो कितना मास है आयोडीन जो बना है, या तो आप CO2 का मास निकाल लो कितना बना है, उसके हेल्प से आप ऑक्सीजन का एस्टिमेशन कर लोगे। By knowing the mass of iodine liberated or CO2 formed, the percentage of oxygen in the organic compound can be calculated। या ठीक है, can be calculated चलेगा, उसी में तो निकाल रहे हैं, ठीक है, can be calculated, ठीक है। चलो कैलकुलेशन पार्ट में आते हैं, लिखना नीचे, let the mass of organic compound be W gram, let the mass of organic compound be W gram, let the mass of organic compound be W gram। फिर नेक्स्ट लाइन में, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड या आयोडीन फॉर्म भी लिख सकते हैं अपन, है ना, दोनों में से किसी एक की हेल्प से फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म्ड, ये तो निकाल सकते हैं अपन कि जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको अपन KOH में एब्जॉर्ब करवा देंगे, KOH का मास बढ़ जाएगा। वही एक बार लिए थे ना, यूट्यूब लिए थे, पहले से उस यूट्यूब में KOH को तौल के रखे थे, KOH एब्जॉर्ब करने के बाद फिर से तौले, तो डिफरेंस इन द मास इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहां से पता चल जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना ग्राम बना है, ठीक है। फिर देखो अपन ने वहां क्या किया था, ध्यान देना इधर, कि अपन को पता चल गया था कि x ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना है, तो उसमें कितना ग्राम कार्बन है ये निकालने के लिए अपन क्या किए थे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में 12 ग्राम कार्बन होता है, तो 1 ग्राम में 12/44 होगा और x ग्राम में 12/44 इंटू x होगा। ये हमने काम कार्बन के लिए किया था, यहां भी सेम काम करेंगे पर ऑक्सीजन के लिए, पर 32 मत लेना, क्योंकि हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कार्बन डाइऑक्साइड एक O से बना है ऑक्सीजन के, और ये O कहां से आया, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, ठीक है। तो अपन शुरुआत जब करेंगे तो क्या करेंगे, 16 ग्राम लेंगे कि 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड 16 ग्राम ऑक्सीजन से आया है, तो x ग्राम कहां से आया होगा, कितने ग्राम से आया होगा,
16/44 इंटू एक्स डिवाइड बाई डब्ल्यू इंटू ये हमारा ऑक्सीजन का परसेंटेज का फॉर्मूला आ गया। समझ गए क्या? चलो स्टेप लिखते हैं। पहले लिखिए, क्या लिखे? मास ऑफ CO2 formed is equals to x gram is equals to x gram is equals to x gram। ठीक है, अब वो ऊपर जो अपन ने लिखा ना वो इक्वल टू डाल करके जो उसके लिए लाइन लिखेंगे, नीचे लिखना 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन 1 ग्राम एटम, एक्चुअली ग्राम एटम मतलब मोल होता है। जैसे आप देखो, ये एक सिंगल ओ को आप 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो, या इसको 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हो। अगर आप एक मोल की बात कर रहे हैं, ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूल, इसका मतलब 1 मोल होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस प्रेजेंट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यही इस इक्वेशन का मीनिंग है। सुन रहे हैं क्या? जो अपन अभी लिख रहे हैं ना, उसका मीनिंग यही है। 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन यानी कि 16 ग्राम प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि 44 ग्राम। ठीक है, 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो उसको अब मास के टर्म्स में लिखते हैं। नीचे लाइन में लिखना, दैट इज प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोड्यूसेस 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो आप इसी को नंबर के टर्म्स में लिखते हैं, मास के टर्म्स में लिखेंगे। दैट इज 44 ग्राम, दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2, दैट इज 44 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड फ्रॉम ये 1 मोल का मास है CO2 के, इज फॉर्म्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, इज फॉर्म्ड फ्रॉम 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। और ये भी मोलर मास है, पर किसका? 1 ग्राम एटम का। देखो दोनों में डिफरेंस होता है ना। मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम बोलूं तो इसमें ऑक्सीजन के इतने सारे एटम्स हैं जिसका मास 16 ग्राम है। और अगर मैं 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बोलूं तो उसमें भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं पर मास 32 ग्राम है। हम अभी इसकी बात कर रहे हैं। इसी 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम को अपन ने 1 ग्राम एटम नाम दिया है। तो ग्राम एटम मतलब मोल ही होता है। ग्राम एटम मतलब क्या होता है? मोल। ठीक है, चलो नेक्स्ट लाइन में, ये तो हो गया आपका 44 में 16 है, तो नीचे लाइन में लिखेंगे therefore x ग्राम ऑफ CO2, therefore x ग्राम ऑफ CO2, therefore x ग्राम ऑफ CO2 will be formed from 16 by 44 into x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन into x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और लास्ट लाइन परसेंटेज निकालना है। therefore परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बस डिवाइड बाय W कर देना इंटू 100, 16 इंटू x अपॉन 44 इंटू W इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज का फॉर्मूला। पर ये किससे कैलकुलेशन की अपन? कार्बन डाइऑक्साइड से। सुन रहे हैं क्या? अगर यही कैलकुलेशन हमने आयोडीन से की होती, आयोडीन से कर सकते हैं ना, वो भी तो हमारे पास तो दोनों चीजें थी, है ना? उससे भी कैलकुलेशन हो सकती है हमारी। फ्रैक्शनल नहीं आएगा। देखो आप ये 5 अगर आप इन दोनों कंपेयर करो तो कार्बन डाइऑक्साइड जितना बना है उसका 5 टाइम्स I2 बना है। मल्टीप्लाई करो ना इधर, इन दोनों को आप तो तीनों को इक्वेट कर रहे हो ना, मतलब जितना ऑक्सीजन ने कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है उसका, हाँ मतलब आप मल्टीप्लाई करोगे इसको तो 5 टाइम्स ज्यादा I2 बना है। ठीक है, तो अपन उसी फॉर्मूले में 5 मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एक फॉर्मूला और लिखना नीचे। अच्छा, इसको जनरलाइज फॉर्मूला क्या लिखोगे? ये तो x अगर अपन ने लिखा है ना, x वगैरह, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 16 क्या है आपका?
एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, तो उसको 16 रहने दो। x क्या है? मास ऑफ, हाँ तो एटॉमिक मास बोला ना मैंने, ठीक है। मास ऑफ CO2 फॉर्म डिवाइडेड बाय 44 कहां से आया है? CO2 का मोलार मास इनटू W क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस टेकन इनटू 100, ठीक है। तो बस वो CO2 फॉर्म की जगह I2 फॉर्म हो जाएगा। CO2 फॉर्म की जगह I2 हमें यहां हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर अपन आयोडीन का चाह रहे हैं ना तो 16 यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 16 इंटू मास ऑफ I2 फॉर्म्ड डिवाइडेड बाय 44 की जगह 127 हो जाएगा इंटू मास ऑफ, ये आयोडीन का मास होता है, मास ऑफ सब्सटेंस टेकन। ये 127 अपन पहले भी पढ़े जब अपन AgI पढ़ रहे थे, तो आयोडीन का किए ना एस्टिमेशन, तो 127 लिए थे, ब्रोमीन का 80 और क्लोरीन का तो आपको पता था 35.5 इंटू 100, ठीक है। तो दोनों फॉर्मूले अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक सेकेंड, 127 लिया ना मैंने, पर आयोडीन तो I2 है ना, 2 इंटू 127, ठीक है। I2 है ना आयोडीन, तो एक आयोडीन का मास 127 है, हाँ तो 2 आयोडीन है ना, तो 2 इंटू 127, ठीक है। तो 1/5 के कारण ही तो 5, देखो इस पूरे फॉर्मूले में हमने 5 इंटू किया ना, तो इससे 5 आया है, और इसकी जगह आपने आयोडीन का मास डाल दिया जो CO2 का मास था, और ये दोनों तो अपने जनरलाइज ही है कि CO2 है, उसकी जगह I2 का फॉर्म आ जाएगा मास का, और नीचे तो सेम रहेगा दोनों, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सीजन का एस्टिमेशन हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये लास्ट टॉपिक था अपने चैप्टर का। बुक निकालो ना एक बार, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। लाए होगे, मैं मैसेज भी किया हूं भाई। ठीक है चलो कोई बात नहीं, आजू बाजू वाले लाए हो। देखो शुरू के 5-6 क्वेश्चन, 7 क्वेश्चन तक तो नॉमेनक्लेचर ही चल रहा है ना, एक्सरसाइज क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। एक 9th क्वेश्चन देखेंगे सभी, क्वेश्चन नंबर 9, अगर बुक लाए हैं तो ठीक है, इसमें देखो आए हो बुक, और पीछे है क्या, लास्ट बेंच पे दोनों है क्या? एक ही बुक है, ले लो सीमा से। देखिए मैं बता रहा हूं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 तक तो सारे नॉमेनक्लेचर या फंक्शनल ग्रुप के क्वेश्चन है। ऐसी लिखा एक कंपाउंड दिया है, पूछ रहा है बताओ इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शन का फॉर्मूला देख के पहचान जाएंगे अपन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा है, एक बार देखेंगे। दो कंपाउंड दिए हुए हैं, CH2CH2O नेगेटिव, और यहां लगा हुआ है एक NO2, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड है CH3CH2O नेगेटिव। इसमें पूछ रहा है दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा एंड वाई। इंडक्टिव इफेक्ट आएगा, बट कौन सा ज्यादा आपका स्टेबल होगा? देखिए एक में लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचेगा उससे और ये देगा, तो देने से क्या होगा, ऑलरेडी ये नेगेटिव है, उसमें और इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज इंटेंसिफाई हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या कर रहा है, उसके नेगेटिव को ले रहा है। आप ये समझो, इसको ऐसे समझना, सुनो इसको ऐसे समझना, थोड़ा सा कुछ और बात को रिलेट करके। ये दुखी था आदमी पहले से, है ना, हम सुनते ना कि दुख बांटने से
खुशी बांटने से बढ़ती है पर दुख बांटने से कम होता है। तो इसने इसका दुख बांट लिया ना, तो वो कम हो गया उसका दुख, समझ रहे क्या? तो ये स्टेबल हो गया। और इसने क्या किया पता है, इसको और दुखी कर दिया, समझ रहे क्या? इसने और दिया ना इसको नहीं इलेक्ट्रॉन, तो ये और दुखी हो गया, तो डिप्रेशन में चला जाएगा बेचारे ये, समझ रहे क्या? तो अनस्टेबल, समझ रहे क्या? चलो लिखना नीचे, लिखो पहले इसका नाम लिखो, मतलब इसका सिंबल बनाओ। NO2 CH2 CH2O नेगेटिव is more stable than NO2 CH2 CH2O नेगेटिव। और इस सब में ना एरो NO2 की तरफ बनाना, सुन रहे हो क्या? बॉन्ड में एरो बनाना जो किसकी तरफ होगा? NO2। और यहां पे जो बॉन्ड बना रहे हो उसमें ऑक्सीजन की तरफ एरो देना, दैट शोज -I इफेक्ट +I इफेक्ट। ठीक है, हाँ पहले बना लिया ऊपर वाला कंपाउंड। NO2 CH2 CH2O negative is more stable than CH3 CH2O negative, CH3 CH2O negative, ठीक है? CH3 CH2O negative because NO2 group has -I effect। NO2 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। NO2 ग्रुप हैज -I effect and hence it tends to disperse the negative charge on the oxygen atom. Hence it tends to disperse the negative charge on the oxygen atom. Negative charge on the oxygen atom. Full stop. In contrast, CH3CH2 has +I effect. CH3CH2 has +I effect which tends to intensify. एक डिस्पर्स कर रहा है, दूसरा इंटेंसिफाई कर रहा है, which tends to intensify the negative charge, and hence destabilizes it, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 भी पढ़ो, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई अल्किल ग्रुप्स एक्ट एज इलेक्ट्रॉन डोनर्स व्हेन अटैच्ड टू अ पाई सिस्टम। पाई सिस्टम मतलब CH3 अल्किल ग्रुप हो रहा है, जैसे ये आपका अल्किल ग्रुप है एक मिथिल वाला, ये अटैच है एक पाई सिस्टम से, दिख रहा है आगे ना पाई सिस्टम। इसमें ये मिथिल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट क्यों करता है? क्या पढ़े थे अपन एक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन। कैसे? यहां पे इस वाले कार्बन के पास एक पी वाला होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जो इसको अट्रैक्ट कर लेगा, तो ये वाला बॉन्ड इधर आ जाएगा, 3 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, याद है? कैसा होगा पहला रेजोनेंस स्ट्रक्चर? ये वाला इधर जाएगा, है ना, और ये ऑटोमेटिकली इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा पहला स्ट्रक्चर? CH और ये H पॉजिटिव बन के आसपास ही रहेगा, डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, और ये आपका सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां नेगेटिव चार्ज चला जाएगा, दिख रहा है? अब ऐसी 2 स्ट्रक्चर और बना लेंगे, एक इसके साथ, पर बनाने से पहले एक लाइन लिख लो, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 10, ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। आंसर है इसका ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन। Due to hyperconjugation, alkyl group act as electron donors. Due to hyperconjugation, alkyl group act as electron donors when attached to a pi system. When attached to a pi system. When attached to a pi system.
ठीक है, अब ये दो डायग्राम तो बनाओगे, इसके बाद दो और आएंगे ना, समझ गए ना, कौन से दो? फिर एक इसका एच उठाना तो एक डायग्राम बन जाएगा, फिर एक इसका एच उठाना तो डायग्राम बन जाएगा। देखो ये सारी चीजें सेम रहेंगी, सुन रहे हो क्या? बस यहां से एक एक बॉन्ड गायब करना है। अभी इसका गायब कर दो बॉन्ड, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी। फिर अगला स्ट्रक्चर में इसका बॉन्ड गायब कर देना। देखिए तीनों एच एक जैसे ही है ना, अल्फा हाइड्रोजन, क्या नाम दिए थे इसको अपन? अल्फा हाइड्रोजन्स। तो तीन अल्फा हाइड्रोजन है, तीनों एक जैसे ही है, तो सिर्फ यही क्यों अपना बॉन्ड लूज करेगा, तीनों कर सकते हैं। तो अब बाकी दोनों एच को रखना, ये वाले को हटा देना, एच पॉजिटिव, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच टू नेगेटिव। क्लियर है? हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, more the number of alpha hydrogens, more are the number of hyperconjugated structure, more is the stability. जिनका हो गया 11th पढ़ो। Draw the resonance structure for the following compounds. Draw the resonance structure for the following compounds. हाँ, बन गया, ये सारे हो गए। देखो फिनॉल का बता रहा हूं, पहला क्या है, फिनॉल है, दिखा आपको फिनॉल, C6H5OH लिखा है ना, अरे हाँ है ना, C6H5OH है कि नहीं पहला, दिखा, ये है ना। देखो क्या होता है, OH आपका एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, उसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर है ना। तो सबसे पहले क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को यहां देगा, उससे ये जो बॉन्ड है ये जम करके इधर आ जाएगी। हर स्टेप में यही दो प्रोसेस होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बनेगी, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बनेगा। याद है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा ये। तो यहां पे आपका एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, ठीक है। पहला क्या, बेंजीन क्या बोल रहा है? हाँ वही तो है, बेंजीन C6H5 तो वही तो है ना, फिनिल, ठीक है। अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप, ये यहां पे डबल बॉन्ड हो चुकी है, यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज है ना क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन निकला है वहां से, और यहां आपकी ये वाला तो यहीं पे है ना, और ये इधर है और ये इधर है। अब ये जम करके इधर आएगी तो ये जम करके इधर आ जाए, हुआ ना वही चीज। तो इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना, यहां भी तो वही हो रहा था ना, इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड बना, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बना। क्लियर है? सेकंड डायग्राम। थर्ड डायग्राम देखो, थर्ड डायग्राम में क्या होगा, अब क्या चेंजेस हो चुके हैं, यहां तो डबल बॉन्ड OH है ही अभी, तो ये वेट करेगा इलेक्ट्रॉन के पूरे घूमने का, इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग में चक्कर लगा के आएगा उसके पास वापस, ठीक है। हाँ बताओ, यहां लगा दू डबल बॉन्ड और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर, करेक्ट। अब अगला स्टेप, ये इधर बॉन्ड बनेगा और यहां का जो बॉन्ड था वो क्या बन जाएगा, पेयर। क्लियर हो? तो अगला स्टेप, ये तो अभी वेट ही कर रहा है ना, कि जहां जिस इलेक्ट्रॉन को भेजा वो घूम फिर के आ रहा है वापस, ये हो गया, ये आ जाएगी बॉन्ड यहाँ पे, और यहाँ पे जो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है। लास्ट स्टेप, ये यहां आएगा और ये जहां से आया वहां चला जाएगा वापस, तो फाइनल क्या बनेगा, ये वापस सिंगल बॉन्ड हो जाएगा OH, ये डबल बॉन्ड यहां आ जाएगी, ये डबल बॉन्ड यहां और यहां। देखो कहां से शुरुआत की थी हमने, वो डबल बॉन्ड्स यहां, यहां और यहां थी, शिफ्ट होके ये यहां हो गई, ये वाली यहां हो गई और ये वाली यहां। समझ गया? अरे हाँ है ना, मतलब कंपाउंड तो फिनॉल ही है, फिनॉल ही तो है ना ये, सिर्फ रेजोनेंस अलग अलग स्ट्रक्चर बने हैं बस। इसको क्या बोलते हैं अपन, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। हुआ क्या है यहाँ पे, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि डबल बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ही घूम रहा है पूरे रिंग में, ठीक है। अगले क्वेश्चन में देखो, इसी का जो बी पार्ट है उसमें क्या लिया है, नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दिखा, T6H5 ये आपका पूरा, बट यहां पे क्या है, NO2 ग्रुप है। NO2 ग्रुप अभी बात की थी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, OH क्या था, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था ना रिंग को, ये उल्टा करेगा, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा रिंग से, सुन रहे हो क्या। तो एक्चुअली पहले NO2 का स्ट्रक्चर बनाना ध्यान देना,
ये रहा आपका O, ये रहा दूसरा O, ठीक है। अब देखिए O इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन, वो तो सेकंड नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, जस्ट आफ्टर फ्लोरीन। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर नाइट्रोजन से खींच लेगा, ठीक है। नाइट्रोजन को मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, अब उसको कंपनसेट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऊपर जाएगा, समझेगा। ये खींचा है देखो रिंग से, उस केस में रिंग को दिया था उसने, देखिए एरो देख रहे हो आप, ये एरो इधर ऊपर से नीचे आया था, ये क्या कहां गया है, नीचे से ऊपर गया है, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन रिंग से खींचा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और ऊपर लगा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एम आई क्लियर। देखो सेम स्ट्रक्चर ना क्लोरीन भी बनाएगा, सुन रहे हो क्या। अगर यहाँ OH की जगह क्लोरीन होता ना तो भी सेम स्ट्रक्चर बनते पूरे के पूरे, बस फर्क इतना होता क्लोरीन का शुरुआत आप जब करते तो यहाँ पे 3 लोन पेयर लगाते, OH में आपने O में 2 लोन पेयर लगाया, सुन रहे हो क्या। हाँ CH3 में भी सेम बनेगा, एग्जैक्टली सुन रहे क्या, लेकिन तीनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है जब वो बेंजीन रिंग के साथ अटैच होते हैं। एम आई क्लियर। CH3 में हमने सेम बनाया भी है, हाइपर कॉन्जुगेशन में ही पढ़े थे ये चीज, एप्लीकेशन हाइपर कॉन्जुगेशन का। हाँ तो इसका पहला स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान देना इधर, यहां से इलेक्ट्रॉन यहां पे गया है ना, तो यहां पे आ जाएगी क्या, डबल बॉन्ड N, ये वाला O सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, और यहां पे आपके पास नेगेटिव चार्ज रहेगा, और ये वाला O भी आपका नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और यहां क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा, इलेक्ट्रॉन आया था तो नेगेटिव चार्ज था ना, अब गया है तो पॉजिटिव चार्ज, समझे क्या। अभी 2 बॉन्ड तो वैसे की वैसी, अभी तो इनका कुछ नहीं हुआ है, अब इनके साथ होगा, समझ रहे हैं क्या। अब क्या होगा, ये इधर जाएगा इसको सपोर्ट करने के लिए, तो होगा क्या, उसको तो सपोर्ट मिल जाएगा, बट फिर यहां पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। वो उसकी मदद करने जा रहा है, बट खुद के पास भी तो 2 इलेक्ट्रॉन ही है, आया ना। तो अब ये पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, इधर। तो अगले स्टेप में देखना, ये यहां से पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, है ना, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना वहां पे पेयर, और वो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ जाएगा, पैरा पोजीशन पे, क्या बोलते हैं इसको, ये ऑर्थो, ये वाली पैरा, करेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर तो अभी भी यही है, और NO2 अभी आपका वैसे ही चलेगा जैसे पहले था, ठीक है। अब क्या होगा अगला, जल्दी बताओ। अब ये जैसे ये इसके पास गया था, अब ये इधर आएगा और पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा अगले ऑर्थो पोजीशन पे, मतलब जहां जहां पहले ऑर्थो में नेगेटिव चार्जेस थे, अब वहां पे उन्हीं जगहों पे क्या है, पॉजिटिव चार्जेस, क्लियर है। तो अगला स्टेप यहां लगा दो पॉजिटिव, यहां दोनों बॉन्ड आ जाएगी, लास्ट स्टेप क्या होगा, हाँ जैसे गया है वही वहां से वापस आ जाएगा वो, सुन रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, और यहां का जो पेयर है वापस से इधर आ जाएगा, यहीं से तो गया था ना वो, ये डबल बॉन्ड वापस आ जाएगी इधर, और फाइनल स्टेप क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और ये आपका NO2। तो शुरुआत हमने की थी यहां यहां और यहां बॉन्ड से, ये खिसक के इधर चली गई, ये खिसक के इधर, और ये खिसक के इधर, समझ में आया। दोनों में फर्क क्या है, एक में लगा था इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप, इस वाले में जो 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर दिख रहे हैं आपको, उनमें ऑर्थो पैरा पोजिशंस पे नेगेटिव चार्ज है, और यहां पे उन्हीं ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो जब एक इलेक्ट्रोफाइल आएगा ना दोनों के पास, इलेक्ट्रोफाइल तो कहां जाएगा, नेगेटिव जगह पर, तो कहां अटैक करेगा ये, ऑर्थो और पैरा पे, और जब वही इलेक्ट्रोफाइल यहां पे आएगा तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा, तो उसको तो रिपल्शन मिलेगा, है ना। तो ये कहां जाएगा, नहीं तो मेटा पे जाएगा, अरे बेंजीन रिंग में जाना है उसको, बेंजीन रिंग के एक स्पॉट पे तो पहले से NO2 है, 3 स्पॉट पे उसको भगाया जा रहा है, तो बचा क्या, मेटा, समझ रहे हैं क्या। अब मेरी ध्यान से बात सुनना, फिनॉल जब पहले से लगा हुआ होता है
तो वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे डायरेक्ट करता है। फिनॉल की जगह क्लोरीन भी होगा तो यही काम करेगा, इसकी जगह अगर मिथिल भी होगा तो भी यही काम करेगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और यही अगर इसकी जगह नाइट्रो होता या एल्डिहाइड होता या साइनाइड होता, तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, ये उन जगहों पर ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज रखते तो इलेक्ट्रोफाइल वहां नहीं जाता। तो अब इलेक्ट्रोफाइल के पास एक ही जगह बची है, वो है मेटा। तो इन ग्रुप्स को हम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं और इन ग्रुप को हम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि वो आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पोजीशन पे ही बाय भेजेगा और ये आने वाले इलेक्ट्रोफाइल को सिर्फ मेटा पोजीशंस पे भेजेगा। ये होती है मेटा पोजीशंस। NO2 के रेस्पेक्ट में ये दोनों मेटा पोजीशंस हैं। एक छोड़ के वाले नेबर्स को ऑर्थो बोलते हैं, आमने सामने वाले को पैरा बोलते हैं, और जो बच गई वो मेटा है। समझ रहे क्या? क्लियर है? और ये इलेक्ट्रोफाइल खुद डिसाइड नहीं करेगा, मतलब जो पहले से ग्रुप लगा वही डिसाइड करेगा। और पहले साले ग्रुप ने क्या किया, रेजोनेंस करके ना ऑर्थो पैरा पे नेगेटिव, यहां पे ऑर्थो पैरा पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां पसंद करेगा जाना क्योंकि वहां नेगेटिव चार्ज है, बट यहां नहीं पसंद करेगा क्योंकि वहां यहां उन्हीं जगहों पर पॉजिटिव चार्ज है। तो उसके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, मेटा पोजीशन पे जाके अटैक करने का। क्लियर है? ठीक है, तो ये दोनों आपका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इनका बन गया है। ऐसे एक और एग्जांपल है, देखो डी वाला C6H5CHO, ये आपके एग्जैक्टली नाइट्रो जैसा बनेगा क्योंकि CHO भी तो आपका एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो वो भी सेम बनेगा। सुन रहे हैं क्या? तो फर्स्ट हो गया, सेकेंड हो गया और डी हो जाएगा। सी देखो तो सी क्या होगा, सी का स्ट्रक्चर बनाओ। ये इथेन, ये आपका वो है एल्डिहाइड है। स्ट्रक्चर बनाओ पहले इसका जल्दी। सी वाले का स्ट्रक्चर बनाइए। सी वाले का स्ट्रक्चर क्या है? CH3CH, ये आपका बेंजीन नहीं है ना, डबल बॉन्ड CH, बॉन्ड CHO, यही है। देखो एक बार अच्छे से, CH3CH डबल बॉन्ड CH और CHO, ठीक है। इसका देखो रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अगर आप इस बॉन्ड को तोड़ोगे ना तो ये एक्चुअली डबल बॉन्ड O है। सुन रहे हो क्या? एल्डिहाइड में ये होता है ना, C के साथ डबल बॉन्ड O होता है और सिंगल बॉन्ड H होता है, ये वाला खाली होता है। ठीक है, तो ये H से अटैच है। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पैर खींचेगा अपनी तरफ, होगा ना। देखो एक तरह का कॉन्जुगेटेड सिस्टम है ये, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेटेड सिस्टम। जैसे बेंजीन होता है ना अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, वैसे यहां भी वही चीज है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। तो ये पहले ऐसा गया, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा बना ध्यान देना, CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O और ये इलेक्ट्रॉन पेयर नेगेटिव चार्ज चला जाएगा इसके ऊपर। क्लियर है? अब ये वाला, एक सेकंड, यहां मैं इधर बना दिया क्या, सॉरी, नहीं ऐसा था ना, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर जाएगा, रेजोनेंस, ठीक है। वही पाई बॉन्ड जा रहा है ना, देखो यहां से ही पाई बॉन्ड का डिलोकलाइजेशन हुआ, यहां भी पाई बॉन्ड जंप करके उधर जा रहा है। क्या चाह रहे हैं? अच्छा मैं एक कम बना दिया क्या, एक सेकेंड, सॉरी। अभी ठीक है ना? ठीक। तो अगला स्ट्रक्चर क्या बनेगा, CH3। अब ये C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, आएगा ना, पहले इसके ऊपर आया था ना, देखो वो बनाना भूल गया था मैं ना। आप जब इधर से ऑक्सीजन लियो तो इस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज मिलेगा ना, फिर जब इधर से इधर आया डबल बॉन्ड तो इसको मिलेगा पॉजिटिव चार्ज, तो CH3CH डबल बॉन्ड नहीं, सिंगल हो गया ना, ये वाला CH एंड CHO, ठीक है। तो ये इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गए, ठीक तो है। और ऑक्सीजन के पास पहले से जो दो लोन पेयर है वो तो आपको दिखाना ही है ना,
इसके पास एक सेकेंड, CHO, हाँ वो ऑक्सीजन वाली हटा देना, सॉरी ऑक्सीजन वाली नहीं रहेगी, सॉरी, उसके कारण ही तो वो डबल बॉन्ड खिसक के वहां तक आई है ना। ठीक, ठीक है, तो ये आपके इसका रेजोनेंस सच हो गया। देखो करा क्या हमने, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम था उसने डबल बॉन्ड को अपनी तरफ खींचा और उसको सांत्वना देने के लिए ही बगल से डबल बॉन्ड उधर आ गई, बस यही उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, अब यही उल्टा देखो क्या होगा, अगर ये वापस इधर आया तो ये फिर इधर चला जाएगा जहां से आया था। तभी तो डबल अपन अपन दोनों के बीच में डबल एरो क्यों बनाते हैं, कि इसी से वापस ये भी आ जाएगा, बस ट्रांसफर कैसा करना पड़ेगा, ये इधर आएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो वापस आपको वही मिल जाएगा जहां से आपने शुरुआत की थी। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका कौन सा हुआ, सी वाला पार्ट ना, है ना। पहले दो तो बेंजीन रिंग वाले थे, तो उसमें एक आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप था और दूसरा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप था जो पीछे मैंने बनाया है, और ये आपका हो गया एक इथेनॉल। ठीक है, डी हो जाएगा ना बेंजल्डिहाइड, C6H5CHO है ना, सेम नाइट्रो जैसा बनाना, सुन रहे क्या, क्योंकि CHO भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, अगला देखो, वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, CH2+ है ना। देखो अगर CH3 होता ना तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता, तब एकदम वो OH के जैसा स्ट्रक्चर बनता, बट अभी क्या है, वहां पे CH2+ है, वो कार्बन वैसे ही प्लस में है, तो वो कैसे अपना इलेक्ट्रॉन और दे देगा, ऑलरेडी कम है उसके पास। सुन रहे हैं क्या, क्या क्वेश्चन है, यही है ना, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो नाइट्रो जैसा ही बनेगा ये भी, सुन रहे हैं क्या, C6H5CHO, और ये वाला सेम नाइट्रो जैसा ही बनेगा, बी जैसा बना लेंगे। ओके, लास्ट वाला देखो क्या है, बस एक ही बनेगा, देखो CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2+, ऐसा है ना, ये डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट होगी, प्लस साइन यहां आ जाएगा, वहां का प्लस साइन हट जाएगा, तो बस एक ही स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे। क्या होगा वो स्ट्रक्चर, ध्यान देना, CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और ये प्लस साइन इधर आ जाएगा। आपको बस पाई बॉन्ड को उछालना इधर से उधर, समझ रहे क्या। अब इधर तो कोई ऐसा ग्रुप लगा नहीं था, पर पॉजिटिव चार्ज था ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए ये इधर आया और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ गया। अब फिर वापस इससे यहां कैसे आएंगे, ये इधर आएगा और पॉजिटिव चार्ज उधर चले जाएगा, समझ रहे क्या। सीमा उठ जाओ बेटा, क्लियर है। तो डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन करना है अपने को। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रॉन अपने आप खींचेगा, जैसे इसने भी खींचा, है ना, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन खींचा उसने, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन खींचा उसने। एम आई क्लियर, समझ रहे क्या। तो CH2+ वाला सुन लो इधर, एल्डिहाइड वाला और CH2+ वाला नाइट्रो जैसा ही बनेगा। ठीक है, एक दो ये न्यूमेरिकल बनाओ, तो ये परसेंटेज वाला क्वेश्चन नंबर 34 35 34 35 आपका न्यूमेरिकल है, एक आपका परसेंटेज ऑफ क्लोरीन निकालने वाला है और 35 परसेंटेज ऑफ सल्फर निकालने वाला। दिखा, अभी बनाना इन दोनों क्वेश्चन को ना, 34 एंड 35 और 36 देखो तो ये बना दे, ये बन जाएगा 36 जल्दी देखो। इनऑर्गेनिक कंपाउंड CH2 डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH2, सारे बॉन्ड वॉन्ड लगे हुए कार्बन के साथ। आपको पूछ रहा है C2C3 sp2sp3 है कि sp है, sp2sp3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो। देखो क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। पहले ये तो सोचो कि कार्बन 2 और 3 है कौन से, कहां से नंबरिंग करोगे, डबल बॉन्ड से, डबल बॉन्ड का प्रेफरेंस ज्यादा होता है। तो 1 2 3 4 5 6 ये है कार्बन 2 कार्बन 3, C2C3 पूछा है ना। हाँ, तो ये आपका sp2 है और ये आपका sp3 है, सिंगल डबल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड, कार्बन जहां सिंगल बॉन्डेड है
वो sp3 कार्बन होता है, कार्बन जहां डबल बॉन्डेड है वो sp2 होता है, और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं। समझ आएगा 36? चलो 34 35 बनाओ जल्दी से। आपके पास फॉर्मूला है? जिनके पास फॉर्मूला नहीं है वो पूछेंगे फॉर्मूला उन लोगों से जिनके पास है। ठीक है 34 35 बनाना है अभी। चेहरा मत देखो एक दूसरे का। आंसर बता रहा हूं मैं आपको, 34 का आंसर है 37.566% उसमें क्लोरीन है, और 35 का आंसर है 19.60% सल्फर है उसमें। ये दोनों के आंसर है। सल्फर का फॉर्मूला भी है आप लोग के पास और क्लोरीन का फॉर्मूला भी है आपके पास, बनाओ जल्दी से। और इसके पहले